नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महावीर जाखड़ और आप देख रहे हैं डॉक्टर एमहॉक। दोस्तों, हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त, रिश्तेदार और जान पहचान के लोग, इनमें से कुछ लोग आपके मुंह पर अच्छा और आपकी पीठ के पीछे बुराई करेंगे, आपसे दुश्मनी पालेंगे। जिस तरह से हमारे आसपास के लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, दुश्मन होते हैं, ठीक उसी प्रकार ये दुनिया 200 लोगों का या देशों का समूह है, जिसमें किसी देश की किसी देश के साथ दुश्मनी होती है या किसी के साथ दोस्ती होती है। इसी तरह दुनिया के 200 देशों के बीच घोषित या अघोषित दोस्ती चलती रहती है। और जैसे ही दुनिया के 2 देशों के बीच किसी से युद्ध या टकराव होता है, तब जैसे हमारी किसी से लड़ाई होने पर बाकी के लोग आ जाते हैं एक फॉर्मेलिटी करने, कह रहे भाई लड़ो मत और रोकने आ जाते हैं। हालांकि उनका मकसद लड़ाई रोकना नहीं, अपितु उसको और बढ़ाना होता है, ताकि उनकी एक घोषित इच्छा की तृप्ति हो जाए और उनकी संतुष्टि हो जाए कि नहीं, अब ये पिट लिया है, अब ठीक रहेगा, चाहे उससे कोई दिक्कत ही नहीं हो। परंतु भाई साहब, अपने किसी जान पहचान वाले को पिटते देखकर दुनिया को असीम आनंद की प्राप्ति होती है, चरमोत्कर्ष प्राप्त होता है। ये जो कीड़ा है और मानसिक रोग मनुष्य प्रजाति में पैदा हुआ है, ये किसी भी सभ्य समाज के लिए और किसी शांति प्रिय प्रोग्रेसिव देश के लिए, दोनों के लिए खराब बात है। खैर, ये कोई एथिक्स की क्लास नहीं है, इसलिए अब आते हैं आज के टॉपिक पर। दोस्तों, ईरान ने इजराइल के ऊपर 331 ड्रोन और मिसाइल से हमला कर दिया। ईरान और इजराइल की ताजा दुश्मनी की कहानी, परंतु ये सिर्फ 2 दुश्मनों की नहीं, ये 2 दोस्तों की दुश्मनी की कहानी है। अभी जो ईरान का इजराइल के ऊपर हमला हुआ, उसके पीछे 2011 से सीरिया में एक गृह युद्ध चल रहा है। ये गृह युद्ध वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह के साथ शुरू हुआ और उनके शासन को उखाड़ फेंकने के लिए अलग अलग संगठनों ने वहां के राष्ट्रपति का विरोध करने के लिए हिंसक प्रदर्शन करने शुरू कर दिए और अंततः हथियारबंद विरोध करना शुरू कर दिया। इन सभी संगठनों को अमेरिका हवा दे रहा था कि आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वही मानसिकता कि इस देश में विरोध हो रहा है, ठीक है, कभी परेशान नहीं करेगा, या अराजकता की स्थिति बनी रहेगी तो ये देश बर्बाद और फटेहाल बना रहेगा। क्योंकि कोई देश, कोई इंसान प्रोग्रेस तभी कर सकता है जब उसके यहाँ शांति रहे। अराजकता का दूसरा नाम ही बर्बादी है। तो भाई साहब, अब अमेरिका आ गया तो रसिया कैसे ना कूदता। रसिया को लगा कि हेलो, अकेले अकेले फुटेज खाए जा रहे हो, मैं भी कभी सुपर पावर हुआ करता था, इसलिए वे भी अपनी मूंछों के चावल करने वाली फॉर्मेलिटी करने और अपने हथियार भी तो उसको बेचने थे रसिया को। इसलिए उसने बशर अल असद को, भाई साहब को बोला कि बशर भाई, आप संघर्ष करो, अपने लोगों पर बम मारो, गोला हमारे से ले लो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसके साथ ही ISIS पहुंच गया वहां और बशर अल असद की सरकार गिराने। हालांकि वही ISIS अमेरिका का अफगानिस्तान में दुश्मन है, लेकिन यहाँ दोस्त है। और 2 महाशक्तियों के बीच पिस बेचारा सीरिया रहा है। अब इसके बाद बशर अल असद का सपोर्ट करने ईरान आ जाता है। उन्होंने फिर उनको ड्रोन और मिसाइल दिए कि मारो विरोधियों पर और ISIS पर। इसके साथ ही सीरिया में बशर अल असद की सरकार को हथियार और मदद करते करते वहां ईरान ने अपनी काफी सेना और अपना मिलिट्री कैंप बना लिया। अब वहां ईरानी एम्बेसी में ईरान के सैन्य कमांडर और रहने लगे, क्योंकि सीरिया सरकार ईरान को दोस्त मुल्क की तरह ट्रीट करती थी। ईरान सीरिया की सरकार को मदद करते थे, परंतु इजराइल, जिसको अच्छे से पता था कि हमास को रॉकेट ईरान ने ही दिए, वही हमास जिसने अभी इजराइल पर हमला किया, कोई सैकड़ों बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा और सैकड़ों को बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। इसके साथ ही ईरान यमन में हूतियों को और लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियार और रॉकेट देता है ताकि इजराइल पर हमला करे। ईरान इजराइल के साथ प्रॉक्सी वार करता है। अब ईरान के इन्हीं कर्म कांडों की वजह से इजराइल को अच्छे से पता था कि ईरान की वजह से उसके चारों ओर दुश्मन है, वे भी ईरान के सपोर्ट से ही खड़े किए हुए। इजराइल और सीरिया का बॉर्डर आपस में लगा हुआ है और इजराइल नहीं चाहता हमास, हिजबुल्लाह और हूतियों के बाद सीरिया की तरफ से कोई नया मोर्चा खुले। इसलिए जैसे जैसे ईरान सीरिया में अपने सैन्य ठिकाने और अपनी उपस्थिति को बढ़ाना शुरू किया, तो इजराइल को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि इजराइल को पता था कि उसका और सीरिया का बॉर्डर लगता है आपस में और यहां से इजराइल के ऊपर हमला करना आसान हो जाता है। इसीलिए इजराइल किसी भी सूरत में ईरान की दखल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए इजराइल ईरान की एम्बेसी जो सीरिया में, सीरिया की राजधानी दमिश्क में थी, वहां ईरानी सेना के टॉप जनरल मौजूद थे। उनको इजराइल ने अपने F-35 से गोला दागकर 14 अप्रैल को एयर स्ट्राइक में उड़ा देता है। इजरायली एयर स्ट्राइक में ईरानी सेना के 7 कमांडर मारे जाते हैं। अब किसी देश की एम्बेसी पर हमला करने का मतलब उस देश पर हमला माना जाता है। यह वियना कन्वेंशन का उल्लंघन था। किसी देश में स्थित एम्बेसी में उसी देश का कानून चलता है जिस देश की वो एम्बेसी होती है। इसके बाद ईरान 331 ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर देता है, जिसमें से अधिकांश इजराइल हवा में मार गिराता है। लेकिन इजराइल और ईरान दोनों
आपस में दुश्मन कैसे हुए? तो बात 1948 में जब इजराइल का जन्म हुआ, जब अंग्रेजों ने फिलिस्तीन, इजराइल और जेरूसलम नामक 3 टुकड़ों में इस जमीन को बांट दिया, जिसमें इजराइल में यहूदी रहेंगे, फिलिस्तीन में मुस्लिम रहेंगे और जेरूसलम दोनों का कमांड होगा। 1948 में यूएस ने इजराइल को मान्यता दी, परंतु इजराइल चारों ओर से अरब मुस्लिम देशों से घिरा हुआ था और वे इसको मान्यता नहीं देंगे और मानेंगे भी नहीं, क्योंकि मुस्लिम लोगों की यहूदियों से खींचतान शुरू से ही है और हुआ भी वही। सऊदी अरब, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक, इनमें से किसी देश ने यूएन के नए देश इजराइल को मान्यता नहीं दी, परंतु इसके बाद तुर्की, जिसकी सऊदी अरब से खींचतान थी, वे पहला देश बना इजराइल को मान्यता देने वालों में। यानी तुर्की पहला मुस्लिम देश था जिसने यूएन के नए देश इजराइल को मान्यता दी। इससे बाकी के मुस्लिम देश नाराज हुए और इसके बाद ईरान दूसरा मुस्लिम राष्ट्र बना जिसने इजराइल को मान्यता दी। इससे बाकी के मुस्लिम राष्ट्रों ने ईरान की खिलाफत की कि तुम मुस्लिम राष्ट्र होकर यहूदी देश को मान्यता कैसे दे सकते हो। उनका कहना था कि यहूदियों ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा कर रखा है और अंग्रेजों ने यहूदियों को गलत तरीके से कब्जा की हुई जमीन पर बने देश को मान्यता दी है और तुम इस बात पर मोहर लगा रहे हो इसको मान्यता देकर। लेकिन ईरान ने बोला कि मैंने इजराइल को मान्यता दे दी है, मतलब दे दी है और हम इजराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर ईरान इजराइल की दोस्ती रही जो 1979 तक बनी रही। फिर ईरान में धार्मिक आंदोलन हुआ और वहां के शाह मोहम्मद रजा पहलवी को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। मोहम्मद रजा पहलवी बहुत प्रोग्रेसिव विचारों वाला इंसान था। उसके समय में फैशन का ट्रेंड ईरान से चला करता था। शाह वेस्टर्न विचारों से बहुत प्रभावित था। शाह पहलवी बहुत खुले मिजाज के थे और ईरान भी वैसा नहीं था जैसा आज है। यहाँ की फैशन और फैशन डिजाइन की मार्केट वेस्टर्न देशों को टक्कर देती थी और लोग ईरान घूमने जाते थे, इतना एडवांस था ईरान। और शाह की दोस्ती अमेरिका से थी, इसलिए जब अमेरिका ने इजराइल को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी तो शाह रजा पहलवी अमेरिका के खिलाफ कैसे जा सकता था। परंतु शाह था भी बहुत प्रोग्रेसिव विचारों वाला, इसलिए उन्होंने इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा देश बना। इसके बाद 1970 आते आते शाह पहलवी के खिलाफ ईरान में बगावत होनी शुरू हो गई और जैसा कि मार्क्स ने कहा है कि धर्म में एक अफीम का नशा है, गरीब लोगों के लिए और अमीरों के लिए औजार उन गरीबों पर शासन करने के लिए, और यहाँ भी धर्म की अफीम चटाई गई ईरान के लोगों को। और इस आंदोलन को लीड करने वाला था अयातुल्ला खुमैनी और इन खुमैनी साहब का कहना था कि इस शाह पहलवी के कारण ईरान अपने सही रास्ते से भटक गया है और एक अच्छे से विकास कर रहा देश जहाँ लोग स्वतंत्र होकर अपनी जिंदगी जी रहे थे खुले विचारों के साथ और देश में तेल प्रचुर मात्रा में था अपने विकास के लिए। परंतु यहाँ खुमैनी साहब आते हैं और बोलते हैं कि देश भटक गया है, ये वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में आ गया है और इसलिए अब देश को इस्लामिक स्टेट बनना चाहिए। और फिर खुमैनी साहब ने विरोध की मूवमेंट चलाई और अंततः शाह पहलवी को ईरान से भागना पड़ा। शाह के भागने से पहले जब ईरान ने इजराइल को मान्यता दे दी, इसी दौरान इजराइल की एम्बेसी भी खुल गई तेहरान में और ईरान की एम्बेसी भी तल अवीव में खुल चुकी थी और एक दूसरे देश में उनके राजदूत हुआ करते थे। इसके बाद 1979 में शाह राजाओं का शासन खत्म हुआ और ईरान के धार्मिक लीडर अयातुल्ला खुमैनी ने एक तरीके से ईरान की हुक्मरानी ले ली और ईरान को पूरी तरीके से एक इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया। इसके बाद सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी, जिन्होंने जो अमेरिका का शाह पहलवी का दोस्त हुआ करता था, उसको नाम दिया बड़ा शैतान और अमेरिका का दोस्त इजराइल को नाम दिया छोटा शैतान। ये बड़ा शैतान और छोटा शैतान नाम खुमैनी ने अपनी खिलाफत मूवमेंट के दौरान ही दे दिया था। इस आंदोलन के समय अमेरिका ने बहुत कोशिश की ये आंदोलन खत्म हो जाए, परंतु आंदोलन बढ़ता गया और अंततः शाह पहलवी को जान बचाकर अमेरिका से भागना पड़ा। इसके बाद भी खुमैनी ने कहा कि पहलवी को हमें सुपुर्द करो, इसको हम सजा देंगे, परंतु अमेरिका ने शाह पहलवी को हवाले नहीं किया। इधर पहलवी के हटते ही अयातुल्ला खुमैनी के आते ही सारी तस्वीर बदल गई। पहले जहां वाणिज्य दूतावास भी खुले हुए थे ईरान इजराइल के बीच, ईरान क्योंकि अरब देशों में बसा हुआ देश था, उसके पड़ोस में इराक और सऊदी अरब है। क्योंकि ईरान शिया बहुल देश है और उसके पड़ोसी बाकी सब देश सुन्नी बहुल है। इस शिया सुन्नी के कॉन्फ्लिक्ट के कारण ईरान को हमेशा ये लगता था क्योंकि बाकी के देश सुन्नी है और ईरान दुनिया का इकलौता शिया देश है और इसीलिए बाकी के देश उसके साथ सही बर्ताव नहीं करते। इसी लड़ाई के कारण ईरान अकेला पड़ जाता था। इसके साथ इजराइल, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 95 लाख के लगभग है और इजराइल के चारों ओर अरब देश है। इजराइल के जो बॉर्डर लगते हैं उनमें से एक तरफ सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, लेबनान, इन सारे अरब देशों के बीच यहूदियों का एक छोटा सा देश इजराइल, जिस पर पता नहीं कौन आक्रमण कर दे और कब्जा कर ले। एक यहूदी देश होने के कारण उसको हर वक्त खतरा महसूस होता रहता है। इसलिए शाह पहलवी की ईरान की तरफ से जो सपोर्ट इजराइल को मिली, उससे इजराइल
को काफी मदद मिली और ईरान ये सब अमेरिका की वजह से कर रहा था। इजराइल को लगा कि चलो इतने अरब देशों के बीच एक देश है जो सपोर्ट मिला, और ईरान भी जो शिया देश था उसको लगा कि यार कभी मेरे ऊपर इन बाकी सुन्नी देशों ने आक्रमण कर दिया तो कम से कम मेरा भी कोई साथी होना चाहिए, और बाद में इराक ने हमला भी कर दिया था ईरान के ऊपर। इसीलिए ईरान और इजराइल के बीच सैन्य समझौते भी हुए और इजराइल इराक को मदद की, और इसी मदद करने के ऑफर में इजराइल ने खुफिया और सैन्य सहायता के तहत इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान की खुफिया एजेंसी सवाक की मदद की। सोचिए कि दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी ने सवाक को ट्रेनिंग दी कि कैसे ऑपरेशन को हैंडल करने, कैसे खुफिया इंफॉर्मेशन लानी है। यहाँ तक इजराइल पड़ोसी देशों की सैन्य पावर के बारे में भी जानकारी ईरान को देता था। इसके बाद साक की सत्ता उखाड़ने के बाद चीन ही बदल गया और ईरान को इस्लामिक स्टेट बनाने के बाद अब अमेरिका बड़ा शैतान और इजराइल छोटा शैतान बन गया था। अयतुल्ला खुमैनी ने आने के बाद तल अवीव स्थित ईरानी दूतावास को बंद कर दिया और उस दूतावास को फिलिस्तीन में शिफ्ट कर दिया, और उसके बाद यासिर अराफात को ईरान की राजधानी तेहरान बुलाया गया। वे दिन था और आज का दिन है। ईरान और इजराइल के रिश्ते बद से बदतर होते गए। इतनी दुश्मनी है दोनों देशों के बीच कि कोई दूतावास नहीं है दोनों देशों के बीच, और एयर स्पेस भी एक दूसरे का शेयर नहीं करते, उपयोग नहीं करते, ना ही कोई फ्लाइट है दोनों देशों के बीच। मतलब दो दुश्मनों के बीच जो होता है वे सब कुछ 1975 के बाद ईरान इजराइल के बीच शैडो वार शुरू होता है। मतलब सामने से ना लड़ करके पर्दे के पीछे से लड़ाई करना, यानी किसी के दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर हमले करवाना, हमास के जरिए और हिजबुल्लाह के जरिए हमले करवाना, हमास को हथियार मुहैया करवाना, रॉकेट मुहैया करवाना, ये सारी करतूतें ईरान की है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फिलिस्तीन के पास सेना रखने का अधिकार नहीं है, परंतु हमास को जो हजारों रॉकेट दागे थे हमास ने इजराइल के ऊपर, वे सभी हथियार ईरान ने मुहैया करवाए थे। इसी तरह लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियार मुहैया करवाना, ट्रेनिंग देना ईरान की ही देन है। इसी तरीके से सामने ना आकर के ईरान पैसों से, हथियारों से हमास और हिजबुल्लाह की मदद करते आ रहा है। लेकिन दिक्कत शुरू हुई सीरिया से, जहां इजराइल को पता है कि सीरिया की तरफ से जो बॉर्डर शांत है, मगर ईरान की दिनों दिन सीरिया में उपस्थिति इजराइल को बेचैन कर रही थी। ईरान और इजराइल के बीच की दूरी लगभग 1800 किलोमीटर है। इजराइल और ईरान आपस में बॉर्डर शेयर नहीं करते, इसलिए इन दोनों के बीच कन्वेंशनल वार नहीं हो सकती। लेकिन सीरिया इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इसीलिए इजराइल को डर है कि ईरान यहां से उसके ऊपर हमले कर सकता है या करवा सकता है। यहां सीरिया में ईरान अपनी उपस्थिति बनाकर इजराइल को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग में, लेकिन जब इजराइल के ऊपर ड्रोन और मिसाइल से हमला हुआ उसके बाद इजराइल बदला लेगा, ये निश्चित है। और इजराइल का बदला कितना खतरनाक होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि एक न्यूक्लियर बम को छोड़ दें बाकी सभी मामलों में ईरान इजराइल एक दूसरे के समकक्ष हैं और उनके बीच होने वाली जंग बहुत तबाही और विनाश लेकर आएगी। इनके बीच बम वर्सेज बम, टैंक वर्सेज टैंक होगा। अगर दोनों देशों की ताकत का अंदाजा लगाएं तो इजराइल की आबादी 96 लाख है और ईरान की आबादी 8 करोड़ 75 लाख है। इसके साथ ही अगर आर्मी की बात करें तो ईरान के पास एक्टिव फोर्स 5,74,000 है और इजराइल के पास सिर्फ 1,73,000 एक्टिव सैनिक है। ईरान के पास रिजर्व फोर्स 3.5 लाख है, लेकिन इजराइल के पास रिजर्व फोर्स 4,65,000 है, क्योंकि इजराइल का हर नागरिक सैनिक ट्रेनिंग लेता है और उसे अपने देश की सेना में सेवा देनी होती है। और जहां तक न्यूक्लियर बम की बात है तो इजराइल के पास 80 न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है। लेकिन ईरान के पास यूरेनियम बहुत है और इसलिए उसने अपने बहुत सारे हथियार अपग्रेड कर लिए हैं। उसके साथ ही ईरान पर इल्जाम लगते रहते हैं कि उसने चोरी छिपे न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को कामयाबी से पूरा कर लिया, लेकिन अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में यूरेनियम ईरान में होना, क्या पता ईरान ने चोरी छुपे न्यूक्लियर बम बना ही लिया हो। अगर ईरान न्यूक्लियर बम बना लेता है तो अरब मुल्कों में ईरान इकलौता न्यूक्लियर पावर वाला बन जाएगा और अरब मुल्कों में इकलौता न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाएगा। अभी तक मुस्लिम राष्ट्रों में सिर्फ पाकिस्तान इकलौता न्यूक्लियर पावर कंट्री है। पाकिस्तान के पास लगभग 130 न्यूक्लियर वेपन्स है। इसके अलावा किसी मुस्लिम कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। ईरान के बारे में शक है लेकिन पुख्ता तौर पर कह नहीं सकते। अब अगर एयरफोर्स की बात करें तो ईरान के पास 551 फाइटर जेट है, लेकिन इजराइल के पास 612 फाइटर जेट है। लेकिन इजराइल के पास जो फाइटर जेट है वे दुनिया का सबसे अल्ट्रा एडवांस फाइटर जेट है, F-35 है, जो अमेरिका का सबसे एडवांस फाइटर जेट है। ये रेडार की पकड़ में नहीं आता। इतना बड़ा जेट होने के बाद भी ये रेडार पर मूंगफली के दाने से भी छोटे आकार का लगता है। इसलिए ईरान के 551 फाइटर जेट किसी काम के नहीं है इजराइल के फाइटर जेट के आगे। अब अगर टैंक की बात करें, ईरान के पास 4071 टैंक है और इजराइल के पास 2200 टैंक है, यानी ईरान से लगभग
लगभग आधे। इसके अलावा दोनों देशों के डिफेंस बजट को भी देख लें तो समझ में आ जाएगा। ईरान का डिफेंस बजट 9.9 अरब यूएस डॉलर है, जबकि इजराइल का डिफेंस बजट 24.2 अरब यूएस डॉलर है, यानी ईरान से 2.5 गुना अधिक रक्षा बजट इजराइल का। और इजराइल का यह बजट अधिक इसलिए है क्योंकि इजराइल चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है। इजराइल अरब देशों के बीच में स्थित है। उसके अलावा नौसेना की बात करें तो इजराइल के पास 101 युद्धपोत है, ईरान के पास 67 और इजराइल के पास बख्तरबंद वाहन 43,000 है, वहीं ईरान के पास 65,000 है। आर्मी की रैंक में ईरान 14वें नंबर पर आता है, वहीं इजराइल 17वें नंबर पर आता है। इसी हिसाब से देखें तो दोनों देशों की आर्मी अगर न्यूक्लियर वेपन्स को हटा दें तो दोनों देशों की आर्मी बराबर है। अब बाकी के अरब देश जो 1967 में इजराइल के साथ युद्ध किया, जिसमें इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक और लेबनान शामिल थे, इस 6 दिन की लड़ाई में इजराइल ने 6 दिनों में 5 देशों को घुटनों पर ला दिया और इन 5 देशों को युद्ध खत्म होने पर बहुत सारी जमीन इजराइल को देनी पड़ी। इसीलिए ये 5 देश सोचते हैं बेटा हम पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे, क्योंकि 1967 में ईरान ने उस समय भाग नहीं लिया। बाकी आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।